आप सुन रहे हैं पाषाणी कहानी का भाग 2। मृगमयी का अपने पिता के घर जाना। तब अपूर्व ने चुपके से कहा, तो चलो हम दोनों चोरी चोरी भाग चलें। मैंने घाट पर नौका यानी नाव का प्रबंध कर रखा है। मृगमयी ने इस प्रकार कृतज्ञ दृष्टि से अपूर्व की ओर देखा कि उसके बाद तत्काल ही उठी, कपड़े बदले, चलने के लिए उद्यत हो गई। अपूर्व ने माँ को किसी प्रकार की फिक्र ना हो इसलिए एक पत्र लिखकर रख दिया और रात्रि में ही घर से निकल पड़े। मृगमयी ने इस नीरव और शांत अंधेरी में पहली बार अपने पूर्ण मन, आस्था और विश्वास के साथ अपने पति का हाथ पकड़ा। उसके अपने ही हृदय का उद्वेग इस स्पर्श मात्र से अपूर्व की नसों में भी संचारित होने लगा। नौका उसी रात्रि के नीरव नीरव पहर में वहां से चल दी। अकस्मात खुशी के होते हुए भी मृगमयी को बहुत जल्दी ही नींद ने आ दबाया। अगले रोज आनंद ही आनंद था। दोनों ओर कितने ही बाजार, खेत और जंगल दिखाई दे रहे थे। इधर उधर कितनी ही नौकाएं आ जा रही थी। मृगमयी उन्हें देखकर पूछने लगी, यह कौन सी नौका है? उस नौका में क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इस स्थान पर क्या करते हैं? ये सवाल ऐसे पेचीदा थे कि अपूर्व ने इन सभी कभी कॉलेजों की किताबों में इन्हें नहीं पढ़ा था। इसके कलकत्ता जैसी महानगरी के तजुर्बे के बाद भी बाहर थे। फिर भी उनके मन को संतुष्ट करने के लिए जो उत्तर दिए जा रहे थे वे सब मृगमयी को अच्छे लग रहे थे। दूसरी संध्या को नौका कोसीगंज के घाट पर जा लगी। पास ही में टीन के एक छोटे से झोपड़े में मैली सी धोती बांधे, कांच की भद्दी लालटेन टांगे, छोटे से डेस्क पर चमड़े का कि जिल्द वाला एक बड़ा सा रजिस्टर रखे नंगे बदन स्टूल पर बैठे ईश्वर चंद कुछ लिख रहे थे। इसी समय उस नव दंपति ने झोपड़े में प्रवेश किया। मृगमयी ने पुकारा, पिताजी। उस झोपड़े में आज तक ऐसी मृदु ध्वनि इस प्रकार पहले कभी नहीं सुनाई दी थी। ईशान्य नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। उस समय वे निश्चय न कर सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनकी बेटी और दामाद दोनों मानो साम्राज्य के युवराज और युवरानी हैं। यहाँ पटसन में ढेरों के बीच उनके बैठने लायक स्थान कैसे बनाया जा सकता है? इसी के निर्माण हेतु उनकी भटकती हुई बुद्धि और भी भटक गई। खाने पीने का प्रबंध यहाँ भी दूसरी चिंता की बात थी। निर्धन बाबू अपने हाथ से दाल भात पकाकर किसी तरह पेट भर लेता था, पर आज खुशी के अवसर पर क्या खिलाए और क्या करे उसके कुछ समझ में ना आ रहा था। मृगमयी पिता के असमंजस को देखकर फौरन बोली, पिताजी, आज हम सब मिलकर रसोई तैयार करेंगे। अपूर्व ने इस नवीन प्रस्ताव का उत्साह प्रकट किया। उस झोपड़ी में स्थान की कमी थी, आदमी की कमी और अन्न की तो बहुत ही कमी थी। लेकिन छोटे से छिद्र में जिस प्रकार फव्वारा चौगुना वेग से छूटता है, उसी प्रकार निर्धनता के सूक्ष्म सुराग से खुशी का फव्वारा तीव्रता से छूटने लगा। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। दोनों समय नियमित रूप से स्टीमर आता, यात्रियों का आना जाना और शोरगुल सुनाई देता। लेकिन संध्या के समय नदी का तट बिल्कुल सुनसान हो जाता। तब अपूर्व एक अनोखी स्वतंत्रता अनुभव किया करता। तीनों मिलकर कहीं कहीं रसोई तैयार किया करते थे। इसके बाद नई नई चूड़ियों के भरे हाथों से उसका परोसा जाना, ससुर और जामाता का मिलकर रूप से भोजन करना, नई गृहिणी के भोजन की त्रुटियों को परिहास करना, इस पर मृगमयी का अभिमान करना, इन सब बातों में सबका मन पुलकित हो उठता था। अंत में अपूर्व ने कहा कि अब अधिक दिन नहीं ठहरना उचित है। मृगमयी ने कुछ दिन और ठहरने की प्रार्थना की, किंतु ईश्वरचंद बाबू ने कहा, नहीं, अब नहीं, विदा। बेला पर बिटिया को छाती से लगाकर उसके माथे पर स्नेह सिंचित हाथ रखकर अश्रु मिश्रित स्वर में ईश्वरचंद ने कहा, बिटिया, तो अपने ससुराल में ज्योति जगाना, लक्ष्मी बनकर रहना, जिसे मेरे में कोई दोष न निकाल सके। मृगमयी आंसू बहाती हुई अपने पति के साथ विदा हो गई। ईशान बाबू अपनी उसी झोपड़ी में लौटकर उसी पुराने नियम अनुसार माल तौल कर दिन और रात मास इसी प्रकार बिताने लगे। दोनों अपराधी युगल की जोड़ी जब घर पहुंची तो मां गंभीर बनी हुई थी। किसी से कुछ बात नहीं की। मां की ओर से किसी के व्यवहार में कोई दोष ही प्रदर्शित नहीं किया गया, जिसकी सफाई के लिए दोनों में से कोई न कोई कुछ प्रयत्न करता। जब यह सहन शक्ति बाहर की बात हो गई तो अपूर्व ने कहा, माँ, कॉलेज खुल गया है, अब मुझे कानून पढ़ने जाना है। माँ ने कुछ उदासीन प्रकट करते हुए कहा, बहू का क्या करोगे?
अपूर्व ने कहा, यही रहेगी? माँ ने उत्तर दिया, ना बेटे, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे तुम अपने साथ लेते जाना। अपूर्व ने अभिमान पीड़ित स्वर में कहा, जैसी इच्छा। कलकत्ता लौटने की तैयारी माँ करने लगी। लौटने के एक दिन पहले रात में अपूर्व जब अपने कमरे में विश्राम करने के लिए गया तो देखा मृगमयी सैया पर पड़ी रो रही है। अनायास ही उसके हृदय पर चोट पहुंची। व्यक्त स्वर में बोला, मृगमयी, मेरे साथ महानगरी चलने का मन नहीं चाहता क्या? मृगमयी ने उत्तर दिया, नहीं। अपूर्व ने पुनः पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर ना मिला। विशेषतः इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल हुआ करता है, किंतु कभी कभी उनके अंदर मन स्तर में इतनी जटिलता होती है कि कन्या इसे ठीक प्रकार से उत्तर की आशा नहीं की जा सकती है। अपूर्व ने प्रश्न किया, रखाल को छोड़कर यहाँ से चलने की इच्छा नहीं होती क्या? मृगमयी ने बड़ी सुगमता से उत्तर दिया, हाँ। इसे सुनकर बीए पास अपूर्व के हृदय में सुई के बराबर बालक रखाल की ओर ईर्ष्या का अंकुर उठ खड़ा हुआ। बोला, बहुत दिनों तक गांव नहीं लौट सकूंगा, शायद 2-2.5 साल या इससे भी अधिक समय लग जाए। इसके विषय में कुछ ना कहकर मृगमयी बोली, वापस आते समय रखाल के लिए एक बढ़िया सा राजस का चाकू लेते आना। अपूर्व लेटे हुए था, तनिक उठकर बोला, तो तुम यहीं रहोगी? मृगमयी ने उत्तर दिया, हाँ, अपनी माँ के पास जाकर रहूंगी। अपूर्व ने एक ठंडी सांस छोड़ी। बोला, अच्छा, वहीं रहना। अब जब तक बुलाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखोगी मैं नहीं आऊंगा। अब तो खुश हो ना? मृगमयी ने इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ समझा और सोने लगी, किंतु अपूर्व को आज नींद नहीं आई। तकिया ऊंचा किए उसके सहारे बैठा रहा। रात्रि के अंतिम पहर पर चंद्रमा दिखाई दिया, उसकी चांदी बिस्तर पर आकर फैल गई। अपूर्व ने उस रोशनी से मृगमयी के चेहरे की ओर देखा। देखते देखते उसे ऐसा महसूस हुआ कि रूप कथा की शहजादी को किसी ने चांदी की छड़ी से अचेत करके सुला दिया हो। भोर से पहले अपूर्व ने मृगमयी को जगा दिया। मृगमयी, मेरे चलने का समय आ गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ाऊं। मृगमयी बिस्तर से उठकर चलने के लिए तैयार हुई। अपूर्व ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, अब एक विनती है। मैंने कितने ही अवसरों पर तुम्हारी सहायता की, आज परदेश जाता हूँ, तुम मुझे इसका इनाम ना दे सकोगी? मृगमयी ने आश्चर्य से पूछा, क्या? अपूर्व ने कहा, स्वेच्छा से केवल एक चुम्बन दे दो। अपूर्व की इस अनोखी विनती और शांत चेहरे को देखकर मृगमयी हंसने लगी और बड़ी ही कठिनता से हंसी को रोककर वह चुम्बन देने के लिए आगे बढ़ी। अपूर्व के मुंह को जाकर उससे रहा न गया, खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस प्रकार 2 बार किया। अंत में शांत होकर आंचल से मुंह ढककर हंसने लगी। जब कुछ न जन बन पड़ा तो अपूर्व ने उसे डांटने के बहाने उसके कान खींच लिए। अपूर्व ने बड़ी भारी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह जबरदस्ती से कभी भी मृगमयी से कुछ नहीं लेगा, क्योंकि इससे उसका अपमान समझता था। अपूर्व उसे सूर्य की प्रथम किरण में निर्जन पथ उसकी माँ के घर छोड़ आया। फिर लौटकर माँ से बोला, माँ, बहुत कुछ सोच विचार कर इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि वधू को कोलकाता ले जाने में पढ़ाई में बहुत नुकसान होगा। फिर उसकी वहाँ कोई साथिनी भी नहीं है, तो फिर उसका अपने पास रखना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसे उसके घर उसकी माँ के पास छोड़ आया हूँ। इस प्रकार गर्व से चूर्ण माँ और पुत्र में विच्छेद हुआ। माँ के घर पहुंचकर मृगमयी को पता लगा कि अब यहाँ उसका किसी भी प्रकार मन नहीं लगता। उस मन में न जाने कौन सा परिवर्तन हो गया है। उस समय काटे नहीं कटता, क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। थोड़े ही दिनों में मृगमयी को ऐसा लगने लगा कि घर बार और गांव भर में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है। अब कलकत्ता जाने को उसका मन इतना आतुर क्यों है, इससे पहले क्यों नहीं था, या उलझन उसकी समझ में नहीं आ रही थी। विधाता की खटक ऐसी सूक्ष्म है कि वह कब उन्होंने मृगमयी के बचपन और जवानी के बीच वार कर दिया, वह जान ही ना सकी। मायके में वह उसकी चिर परिचित कोठरी उसे अब अपनी नहीं मालूम पड़ती। जो मृगमयी वहां काम किया करती थी, अब मालूम हुआ कि वह यह है ही नहीं।
अब उसके हृदय की सारी स्मृति एक दूसरे ही घर में, दूसरे ही कमरे में, दूसरे ही शैया के आसपास गूंजती हुई उड़ने लगी। मृगमैया बाहर दिखाई नहीं पड़ती, उसकी हास्य ध्वनि अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। उसका बचपन का साथी रखाल तो उसे देखकर त्रस्त हो भाग जाता। खेल कूद की बात तो अब उसके मन में आती ही ना थी। मृगमयी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अपनी सास माँ के घर ले चल। इधर कलकत्ता जाते समय बेटे की उदासीनता को याद करके माँ का हृदय भी विदीर्ण हो रहा था। क्रोध में आकर वधू को वह अपनी ससुराल छोड़ाए, यह बात उसके मन में सुई की तरह चुभने लगी थी। इतने ही दिनों में एक दिन अवगुंठन डाले मृगमयी आ पहुंची। चेहरे पर उसका मुरझा सा गया था। माँ के चरणों को स्पर्श किया। आशीष देने के स्थान पर सास माँ ने की आंखों में आंसू भर आए। उसी क्षण मृगमयी को उठाकर जलते हुए कलेजे से लगा लिया। उसी क्षण दोनों माँ सास बहू का मिलन हो गया। मृगमयी के चेहरे की ओर निहार कर सास माँ ने बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह पहले वाली मृगमयी नहीं रही। ऐसा परिवर्तन तो कतिपय सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे परिवर्तनों के लिए बड़ी ताकत होती है। सास माँ ने बहुत सोच समझ कर निश्चय किया था कि वधू के सारे दोषों को धीरे धीरे सुधारूंगी, किंतु यहाँ तो पहले ही किसी विशेष सुधारक ने उसे नवजीवन दे डाला है। अब वधू ने सास माँ को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया था और सास माँ ने अपनी वधू को। मृगमयी के हृदय में आषाढ़ माह के समान सजल मेघों के समान अश्रु उमड़ने लगे। वह मन ही मन अपूर्व से कहने लगी कि मैं अब तक अपने को समझ ही ना सकी, तो ना सही तुमने तो मुझे क्यों नहीं समझने का प्रयत्न किया? तुमने मुझे दंड क्यों नहीं दिया? तुमने मुझ अपनी इच्छा के वशीभूत क्यों नहीं चलाया? मुझे तुम अपने साथ महानगरी चलने के लिए मैंने इनकार किया तो तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर क्यों नहीं ले गए? तुम मेरे कहने भर क्यों रुके? मेरे हट के आगे क्यों झुके? मेरी अवज्ञा को क्यों सहन किया? इसके उपरांत फिर उसे उस दिन की याद आई। पहले दिन, जिस दिन अपूर्व सवेरे तालाब के किनारे सुनसान रास्ते पर उसे बंदी बनाकर मुंह से कुछ कह न कहकर केवल उसके मुंह को निहारता था। उस दिन कि उस तालाब की, उस पथ की, उस वृक्ष की नीची छाया, भोर की उस सुनहली धूप की, हृदय भार में झुकी हुई उस गहरी चितवन की उसे स्मृति छा गई। सहसा उसका पूरा पूरा अर्थ अब उसकी समझ में आ गया था। इसके उपरांत विदा की बेला में पर उस चुम्बन को वह अपूर्व की ओंठों तक ले जाकर लौटा लाई थी। वह अधूरा चुम्बन उन दिनों, बीते हुए दिनों की ओर उड़ान भरने लगा, किंतु तृष्णा किसी प्रकार भी ना मिट सकी। अपूर्व के मस्तिष्क में भी इस बात का बड़ा दुख रहा कि मृगमयी ने उसे अच्छी तरह पहचाना नहीं। मृगमयी ने भी आज बैठे बैठे यही सोचा कि उन्होंने उसे क्या समझा होगा, क्या सोचती होंगे। अपूर्व ने उसे पाषाणी, चंचल, उद्दंड, नादान लड़की समझ लिया होगा। लबालब भरे हुए तरलामृत की धारा से अपने प्रेमी की तृष्णा मिटा पाने में असमर्थ नवयोना ने इस वेदना से धिक्कार के मारे लज्जा से वह धरती में धसी सी जा रही थी। प्रीतम के चुंबन और सुहाग के उस ऋण को वह अपूर्व के तकिए को बार बार देकर उऋण होने का प्रयत्न करने लगी। इस प्रकार काफी दिन बीत गए। चलते समय अपूर्व कह गया था, जब तक तुम्हारा पत्र नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। मृगमयी इसी बात को याद करके कमरे का द्वार बंद कर एक दिन पत्र लिखने के लिए बैठी। अपूर्व ने जो सुनहरे किरणों के कागज दिए थे उन्हें निकालकर बैठी बैठी विचारने लगी कि क्या लिखें, क्या लिखें। बड़े प्रयत्न के बाद हाथ जमाकर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अंकित कर उंगलियों में स्याही पोत कर बड़े बड़े अक्षरों में उनका संबोधन किए बिना ही एकदम लिख दिया, तुम मुझे चिट्ठी क्यों नहीं भेजते? तुम कौन हो? घर चले आओ। क्या होना चाहिए वह सोचकर भी किसी निर्णय पर ना पहुंच सकी। अंत में उसने कुछ विचार कर लिया। अब मुझे चिट्ठी लिखना और कैसे रहते हो सो लिखना, जल्दी आना, सब अच्छी है, कल हमारी काली गाय का बच्चा हुआ है। इतना लिखकर चिट्ठी लिफाफे में बंद कर दी। फिर हृदय के प्यार से संचित शब्दों में लिख दिया, श्रीयुक्त अपूर्व कुमार राय। प्यार चाहे कितना ही उमेड़ा गया हो, किंतु तो भी रेखा सीधी, अक्षर सुंदर और लिखावट सही नहीं हुई। लिफाफे के नाम के सिवाय कुछ
लिखना भी आवश्यक है। मृगमयी इस बात से परिचित न थी। कहीं सास या कोई और देख न ले, इस भय से लिफाफे को विश्वास दासी के हाथ डाक में डलवा दिया। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस पत्र पर कुछ फल नहीं निकला। अपूर्व घर नहीं आए। माँ ने देखा कि जब कॉलेज बंद हो गया है फिर भी अपूर्व घर नहीं लौटे, तो सोचा अब हम भी मुझसे गुस्सा है। अब मृगमयी ने भी समझ लिया कि अपूर्व उसे गुस्सा कर रहा है। तब वह अपने पत्र को याद करके मारे लज्जा के गड़ जाने लगी। वह पत्र कितना तुच्छ और छोटा था, उसमें तो कोई बात ही नहीं लिखी गई थी। उसने अपने मन के भाव उसमें लिखे ही ना थे, फिर उनका ही क्या दोष है। यह सोच सोच कर वह तीर बिंधे शिकार की तरह भीतर ही भीतर तड़पने लगी। दासी से बार बार पूछा, उस पत्र को तो तू डाक में डाल आई थी ना? दासी ने उसे कितनी बार समझाया। हाँ बहू जी, मैं खुद चिट्ठी को डिब्बे में डालकर आई हूँ। बाबूजी को वह मिल भी गई होगी। अंत में अपूर्व की माँ ने मृगमयी को पास बुलाकर पूछा, बहू वह बहुत दिनों से घर नहीं आया, मन चाहता है कि कलकत्ता जाकर उसे देख आऊं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मृगमयी जबान से कुछ न कह सके, किंतु स्वीकृति रूप में सिर हिला दिया। अपने कमरे में जाकर तकिए की छाती से लगाकर इधर से उधर करवटें बदलकर हृदय के आवेश को दबाकर हल्की होने का प्रयत्न करने लगी। इसके बाद भावी आशंका के विषय में सोचकर रोने लगी। अपूर्व को सूचित किए बिना ही दोनों उनकी शुभकामना चाहती हुई कलकत्ता को चल दी। अपूर्व की मां कलकत्ता में अपने दामाद के यहाँ ठहरी। उसी दिन संध्या को अपूर्व मृगमयी के पत्र की आस छोड़कर अपने वचन को भंग करके स्वयं ही पत्र लिखने के लिए बैठे थे। तभी उसे जीजा जी का पत्र मिला कि तुम्हारी माँ आई है, जल्दी आकर मिलो, रात का भोजन यही करना, समाचार सब ठीक है। इतना पढ़ने पर भी उनका मन किसी अमंगल सूचना की आशंका कर घबरा उठा। वह तुरंत ही कपड़े बदले जीजा जी के घर की ओर चल दिया। मिलते ही उसने माँ से पूछा, माँ सब मंगल तो है? माँ ने कहा, हाँ सब देवी की कृपा है। छुट्टियों में तो घर नहीं आया, इसलिए मैं तुझे लेने आई हूँ। अपूर्व ने कहा, मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत क्या थी माँ? मैं तो कानून की परीक्षा के कारण व्याकुल करते समय। दीदी ने पूछा, भैया इस समय भाभी को तुम साथ क्यों नहीं लेते आए थे? भैया ने गंभीरता से उत्तर दिया, कानून की पढ़ाई थी दीदी। जीजा ने हंसकर कहा, यह सब तो बहाना है, असल में हमारे डर से लाने की हिम्मत नहीं पड़ी। अपूर्व की दीदी बोली, बड़े डरपोक निकले भैया, कहीं इस डर से बुखार तो नहीं चढ़ गया? इस तरह हंसी मजाक चलने लगा। अपूर्व वैसे ही उदासीन बना रहा। माँ जब कलकत्ते आई तब मृगमयी भी चाहती थी कि कलकत्ता आ सकती, पाषाणी कहीं की। इस प्रकार सोचते सोचते उसे सारा मानव जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होने लगा। ब्यालू के बाद बड़ी जोर की आंधी आई और तेज वर्षा होने लगी। अपूर्व की बहन ने कहा, भैया आज यहीं रह जाओ। अपूर्व ने कहा, नहीं दीदी, मुझे जाना ही होगा, बहुत सा काम पड़ा है। जीजा जी ने कहा, ऐसी रात तुम्हें क्या काम है? एक रात को ठहर ही जाओ, कौन सा काम बिगड़ जाएगा? बहुत कहने सुनने के उपरांत अनिच्छा से अपूर्व को उस रात अपनी बहन के घर ठहरना भी पड़ा। राजी हो जाने पर दीदी ने कहा, भैया तुम थके हुए दिखाई देते हो, अब चलकर आराम कर लो। अपूर्व की यही इच्छा थी कि सैया पर अंधेरे में अकेले जाकर सो रहे तो उसकी जान बचे। बातें करने भी तो उसे बुरा लगता था।